इब्तिदा उस पाकज़ात अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं एक्स मिनिस्टर एजुकेशन मियां इमरान मसूद साहब और मौजूदा वीसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के। एक बड़ा तारुफ उनका ये भी है कि अभी वो मुंतखब हुए हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान एजुकेशन वाच के। मियां साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन सेक्टर आप मिनिस्टर रहे और जो गुज़श्ता अदवार रहे हुकूमतों के, उस दौर में और इन अदवार में क्या बुनियादी फ़र्क आप देखते हैं? देखिए जी, बात तो कमिटमेंट की होती है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो कितनी कमिटेड है और उसका विज़न क्या है, किस तरफ वो पंजाब को ले जाना चाह रहे हैं, किस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाह रहे हैं, और कौन सा सेक्टर, कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा ऐसा महकमा या कौन सी लाइन जो उनकी प्रायोरिटी पे है। तो 2002 में जब हमारी हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, सरबराह थे हमारे चौधरी परवेज़ लाई, चीफ मिनिस्टर पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, और उस वक्त मैं एजुकेशन मिनिस्टर था। तो हमने सूबा पंजाब को हमने जो आगे ले जाने का जब सोचा था, तो एक तो हमने हर सेक्टर पे हमने काम किया, लेकिन हमारा एजुकेशन जो था वो फ्लैगशिप प्रोग्राम था, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने तालीम के शोबे में दी थी। अब तालीम के शोबे में जब आप फोकस करते हैं तो फिर आपको फंडिंग करनी पड़ती है, पैसे आपको मुख्तस करने पड़ते हैं। लेकिन हुकूमतें तो रोना रोती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। बिल्कुल, आपके पास पैसे कहाँ से आ गए थे? कामरान साहब, हमारे पास भी पैसा नहीं था, हकीकत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा भाई ख़जाना खाली है, और प्राइम मिनिस्टर के पास मैं गया, जमाली साहब के पास, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास भी पैसा नहीं है। और ये सून आफ्टर ये दौर था जब मुशर्रफ साहब का माशरा लगा हुआ था, उसके बाद ये इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी आई थी। तो फिर मुझे वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। अब जो क्रेडिट मनी आप लेते हैं उसका ज़्यादा रवाज नहीं होता, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, जब वर्ल्ड बैंक के पास गए तो हमें उन्होंने, हमारी उनकी सारी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे $300 मिलियन देने का कमिट किया। और ये आप हैरान होंगे कि इंटरेस्ट रेट जो था वो 0 से भी नीचे था, यानी कि एक सॉफ्ट लोन था जो 40 साल के बाद हमने 0 से नीचे। क्या ये कर्जा आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के लिए लिया या बिल्कुल मेट्रो जी, और ट्रेन और इन चीज़ों के लिए और अपनी बिल्कुल लग्जरी गाड़ियों के लिए? इसलिए लिया कि उस वक्त पंजाब के 63,000 स्कूलों में से 40,000 स्कूल की तो चार दीवारी नहीं थी, ना डेस्क था, ना चेयर था, ना टॉयलेट था, और बिजली पानी बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल नहीं थी। और तखमीना जो मुझे ज़रूरत थी वो 90 अरब रुपया चाहिए था सिर्फ स्कूलों को ठीक करने के लिए, और मिलता क्या था, सिर्फ 1 अरब रुपया साल का। 36 अरब हमारा बजट था उस ज़माने में, 36 में से 26 अरब तनख्वाह में निकल जाता था, 6 अरब नॉन डेवलपमेंट था और 1 अरब हमें डेवलपमेंट का मिलता था। तो ये बड़ा कम पैसा था, और 90 साल मुझे चाहिए थे कि मैं हर साल 1 अरब खर्चता तो तब जाके महकमा तालीम ठीक होता। तो मेरे पास और कोई इशू नहीं था, अल्लाह ने करम किया, हमें वो पैसा मिला। उससे हमारा पूरे 34 ज़िले होते थे उस ज़माने में हमारे पास, सबको मैंने 15 करोड़ रुपया सालाना दिया, और मुफ्त तालीम का हमने ऐलान कर दिया, क्योंकि हमने शरह ख़वानगी बढ़ाना था, बच्चों को स्कूलों में लेकर आना था। फिर सबसे बड़ा कदम हमारा मुफ्त किताबें हमने दे डाली, पहली से लेकर 10वीं जमात तक, और लाखों करोड़ों बच्चों को हमने जो था ये किताबें छाप के पैक करके। ये रवायत शायद उससे पहले नहीं थी मौजूद? उससे पहले नहीं था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बारी मुफ्त तालीम और मुफ्त किताबें और 200 रुपया स्टाइपेंड हमने दिया था। तो ये डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट पे, कितने आप फोकस्ड हैं। पैसा तो आ जाता है, पैसे को खर्चवाना भी तो एक आर्ट है जो कि हुकूमतें। तो क्या आपके इस मंसूबे से, चीज़ों से वर्ल्ड बैंक बाद में खुश हुआ, या अभी तक हम जो है वो उसके बहुत खुश हुआ, कर रहे हैं? और इतना खुश हुआ कि 1 साल के बाद उन्होंने हमारी थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करवाई, और पता ये चला कि 22 लाख नया बच्चा बच्ची जो है वो हमारे महकमे में स्कूलों में दाखिल हो गया नया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कभी कहीं दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल की मेहनत से, 1 साल के ऐसे इक़दाम से जो हमने किए, जो हमने इंसेंटिव दिया, फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और 200 रुपये स्टाइपेंड, उससे बच्चों ने सरकारी स्कूलों में आना शुरू कर दिया। और 2002 में आप हैरान होंगे कि हमारे स्कूलों की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़ीरो थी, लोग नहीं आना चाहते थे सरकारी स्कूलों में, लोगों का रुझान प्राइवेट सेक्टर की तरफ से था। तो हमने कहा नहीं भाई अब आप आइए, हमने पूरी कैंपेन की, मोटिवेट किया हमने पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को हमने इंसेंटिव दिए, अपने स्टाफ को हमने ठीक ठाक किया, तो हमें 22 लाख बच्चा बच्ची आ गया। वर्ल्ड बैंक उससे बड़ा मुतासिर हो गया,
और 3 साल के बाद उन्होंने हमें 10 साल की एक्सटेंशन दे दी। यानी ये मंसूबे उस वक्त भी हम सिर्फ पंजाब तक महदूद क्यों नज़र आते रहे, और अब भी हम देखते हैं तो अलिफ ऐलान ने रिपोर्ट शाया की है 2.5 मिलियन ब्रोकन प्रोमिसेस के नाम से, शायद आपके इल्म में हो। अभी भी बड़ी तादाद KPK के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और इवन पंजाब के अंदर भी स्कूलों से बाहर नज़र आती है। अब कोई ऐसी मनसूबाबंदी हमें क्यों नज़र नहीं आई? क्या एक गवर्नमेंट या आपके दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो जानी थी, या ये तसलसल जो है वो आगे जारी रहना चाहिए था चीज़ों का? देखिए, तालीम जो है वो सबके लिए साझी होनी चाहिए, हर सियासी जमात के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए। ये डिपेंड करता है लीडरशिप पे कि पंजाब का लीडर कैसा है, बलूचिस्तान का कैसा है, सिंध का कैसा है, कैसा प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं तो हकीकत है, मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी परवेज़ भाई को। जो हमने कहा, जो मैंने बतौर वज़ीर मांगा, वो उन्होंने मुझे दिया, और बड़ी कमिटमेंट थी उसकी उनकी। फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे साथ सेट थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमारे साथ सेट थे, हायर एजुकेशन कमीशन भी नया नया इमर्ज कर रहा था। तो हमें बड़ी सहूलत मिल गई कि तीनों हुकूमतें जो थी, यानी कि तीनों टीयर्स जो थे वो हमारे साथ सेट थे, और नीचे जो था डिवॉल्व था, नाज़मीन आगे हुए थे नीचे सूबों में। आपको पता है डेवोल्यूशन शुरू हो गया था, वो हर कोई अपनी जगह बड़ा तकड़ा नाज़म था, उनके साथ हमने मुआहदे किए। तो ये हमारी कमिटमेंट जो थी बड़ी ज़बरदस्त होगी, पैसा खर्च होना शुरू हो गया, 100% यूटिलाइजेशन थी फंड्स की, उसके हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। चार दीवारी और मिसिंग फैसिलिटीज़ की आपने जो बात की, ये तो शहबाज शरीफ के दौर में भी बहुत सारे हम देखते हैं कि चार दीवारियाँ ऊंची हो गई, मेटल डिटेक्टर आ गए, वॉक थ्रू गेट्स लग गए, बुनियाद जो NSP फंड्स मिल गए सरकारी स्कूलों को। क्या उनके दौर से भी आप खुश नहीं हैं? देखिए, अब शहबाज शरीफ साहब 10 साल यहाँ रहे सूबा पंजाब में, और माज़रत के साथ उन्होंने महकमा तालीम के फ़ंड्स निकाल कर, डेवलपमेंट फ़ंड्स निकाल कर जंगला बस की तरफ धकेल दिया, ऑरेंज लाइन की तरफ धकेल दिया। तमाम डिपार्टमेंट से पैसा रीअप्रोप्रिएट करके, और सारा पैसा जो उन्होंने अपने अंडरपास पर, ओवरहेड ब्रिजेस पर, वो ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो नज़र आए, जिससे वोट बढ़े, जिससे उनकी शोहरत में इजाफा हो। तालीम में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, कोई सियासी जो है वो तालीम में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते कि तालीम में लगा हुआ पैसा नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि मेट्रो जो है, इससे तो लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली सफ़र करते हैं, माहाना इतने करोड़ों लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटियों तक 15 रुपए में पहुंचते हैं। तो क्या ये मंसूबा गैर ज़रूरी था? फिर भी देखिए, मैं मेट्रो के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बात है तरजीहात की है। उनकी तरजीह में जो था वो 22 किलोमीटर के उस मुख्तसर से एक इलाके में उन्होंने मेट्रो लगाई थी, ओनली 22 किलोमीटर्स, वो भी सिर्फ लाहौर में। अगर तो आप पूरे पंजाब में 36 अजला में मेट्रो लगा देते, मेरे हल्के में भी लगा देते गुजरात में, तो मैं तो बड़ा खुश होता। अब वो तालीम को छोड़ के, दवाई मुफ्त को छोड़ के, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारा पैसा जो है वो जंगला बस पे लगा दिया। ज़रूर आप लगाएं भाई, पर स्कूल भी तो खोलें ना। आप तालीम को आगे लेकर जाएं, लोगों को इंसाफ दीजिए, लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ दीजिए। तो उनका ज़्यादा ज़ोर जो था वो उस तरफ था। पहले जब वो आए, पहले 5 साल मुफ्त रोटी थी, वो कोलैप्स कर गई। हम कहते रहे कि मुफ्त रोटी नहीं चलनी आपकी। आशियाना स्कीम है, वो कोलैप्स कर गई। पीली टैक्सी स्कीम, वो कोलैप्स कर गई। ये तो पहले 5 साल बता रहा हूँ। अभी ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, उसमें ये बस सर्विस शुरू हो गई, वो पिंडी में भी लगा दी बस, मुल्तान में भी लगा दी। तो सारा पैसा जो था वो वहाँ पर लग गया था, क्योंकि बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स थे ये। देखिए, मैं किसी नए प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इंसान की तरजीहात पे डिपेंड करता है। अब जब हमने महकमा तालीम छोड़ा 2002 से लेकर 8 तक, तो 2002 में 42% था शरह ख़वानगी। जब 5 साल बाद मैंने छोड़ा तो 62% पे पहुँच गई थी शरह ख़वानगी। पंजाब की बात कर रहा हूँ, लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब 62%। आपके दौर के अंदर जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को फंड्स दिए गए और नए प्रोग्राम्स मुतारफ़ करवाए गए। डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक साहब, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उस दौर में उसके सरबराह थे, और हमारी उनसे मीटिंग्स भी हुई जब पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए। ये आइडिया कहाँ से आया, और अब ये पिछले अदवार के अंदर पेफ को जो है वो नज़रअंदाज क्यों किया गया? देखिए, 2002 से पहले पेफ जो था एक ऐसा इदारा था जो प्राइवेट स्कूलों को, जो गरीब स्कूल थे, उनको लोन देता था। 20 लाख तक वो दे सकता था, और वो कहते थे कि आप ये लोन हमसे ले लें और बच्चों को आप मुफ्त पढ़ा दें। वो लोन जो था वापस नहीं होता था, और वो पैफ का बजट वाले आगे थे, और वो पैफ वाले पीछे थे। जब हम आए, हमने कहा कि ये एक ख़ास एक विंडो है हमारे पास, जहाँ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं।
ये एक ऐसा हमारे पास फोरम था एजुकेशन फाउंडेशन कि हम प्राइवेट सेक्टर को पैसा दे सकते थे। हम ऐसे पैसा नहीं दे सकते डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को, सरकार का पैसा प्राइवेट नहीं लगा सकते आप, या इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, किसी प्रोग्राम के थ्रू आप लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि एजुकेशन फाउंडेशन में हमने फ्री तालीम हमने शुरू की, वो अपना फाउंडेशन असिस्टेड FAS के हवाले से शायद कारदार को हमने लगाया, अल्लाह बख्श मलिक उसमें आए। हमने कहा कि भाई अगर हम सरकार में फ्री दे रहे हैं तो प्राइवेट वालों को भी दे दो। 6 अज़ला से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट अब हमने शुरू किए थे। वो हमारा बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। एक कह लें एक ऐसी लहर दौड़ी प्राइवेट सेक्टर में कि जिनकी फ़ीस 450 रुपये आती, देखिए ना 450 रुपया फ़ीस बड़ी कम है। तो हमने कहा कि हम आपको 700 रुपया पर बच्चा हम दे दिया करेंगे, आप बच्चों को पढ़ाइए, इनरोलमेंट बढ़ाइए। तो वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त वो सिस्टम हमारा चला कि वो फिर बढ़ता ही चला गया। एजुकेशन फाउंडेशन के हमने पैसे FAS के बहुत सारे, अब तो मेरे ख्याल 12-13 प्रोग्राम्स आ गए हैं। जी सर, NSP भी आ गया, PSSP भी लेकिन आ फिर गया। भी पिछले गवर्नमेंट ने भी तो शहबाज शरीफ जैसे आपके इख्तलाफात नज़र आते हैं, उन्होंने भी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और जो गवर्नमेंट के डूबते हुए स्कूल्स थे उन्हें जो है वो प्राइवेट NGOs को और इदारों को जो दिया ताकि इसे संभालें। क्या ये अच्छा कदम नहीं था? ये देखिए अच्छा कदम होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के 63,000 स्कूलों में से 10,000 स्कूल शहबाज शरीफ ने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, सरकार मर्ज कर दिए, कुछ शिफ्ट कर दिए। उन 10,000 में से 4,000 स्कूल उन्होंने जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। PSSP के ज़रिए पीमा उन्होंने एक नया इदारा बनाया। और देखिए हमने ये कहा कि भाई आप पैसा जो है वो सही जगह पे लगा दीजिए ताकि जो टारगेट्स हैं वो पंजाब के वो आप उनको मीट कर लें। अब जो फ्री लैपटॉप सर्विस जब शुरू की थी, वो फ्री लैपटॉप जो था एक इंस्टेंट शोहरत के लिए कि हर इदारे में जाके फ्री लैपटॉप, वो किसी बच्चे के हाथ में आपको नजर आया? जी आया, नजर आया, लेकिन वो बिक भी गया आगे जाके मार्केट में, उससे बड़ी तादाद मार्केट में उसको बेचना शुरू कर दिया। चले हम उसके भी खिलाफ नहीं है। फिर उन्होंने सोलर लैंप्स देने शुरू कर दिए, हम उसके भी खिलाफ नहीं है। तो अगर आपने लैपटॉप्स देने हैं तो फिर पंजाब के एक स्टूडेंट को दीजिए ना, लैपटॉप दीजिए, सबको आप दीजिए, सबको आप इनेबल करें। अब यहाँ पर मुफ्त किताबें हम देते थे, इनके दौर में मुफ्त किताब पहुँचनी अपना देर से पहुँचती नहीं थी। सेमेस्टर शुरू हो जाता था, सेशन शुरू हो जाता था और किताब अभी तक पहुँचती नहीं थी। मॉनिटरिंग बड़ी कमज़ोर इन्होंने की हुई थी और यहाँ पर सियासी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी स्कूलों में। हमने तो 5 साल अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमने बैन लगाया था। टीचर्स ट्रेनिंग मैंने शुरू की, एग्जामिनेशन को दुरुस्त किया, निसाब की दुरुस्ती की, नई रिक्रूटमेंट की, 60,000 हमने टीचर भर्ती किया। इनके नून लीग की हुकूमत में जो टीचर्स की भर्ती थी वो सिफारिशें शुरू हो गई थी। तो महकमा तालीम एक ऐसा या तालीम का शोबा एक ऐसा शोबा है जो तमाम सियासी जमातों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, शायद पता नहीं आप उस वक्त मिनिस्टर थे या नहीं, आप बता सकते हैं, IT लैब्स बनी पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो है वो बनी, चाहे वो मिडिल स्कूल थे या हाई स्कूल थे। उससे पहले IT लैब्स का तस्वर उस तरह से नहीं था। अब पिछली गवर्नमेंट्स को अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब के दौर की बात करें, तो मैं खुद जानता हूँ कि बहुत सारे इदारों के जो IT के फंड्स थे या कंप्यूटर्स ख़रीदने के या अपडेट करने के, उन्हें कैमरों के ख़रीदने पे, मेटल डिटेक्टर, दीवारें ऊंची करने, उनके ऊपर लगा दिया गया। क्या वो फंड्स का इस्तेमाल दुरुस्त था या वक्त की ज़रूरत था? देखिए बात यह है कि IT लैब्स तो अभी भी मुकम्मल नहीं है और पंजाब के हाई स्कूल्स में लैब थी, मिडिल स्कूल एंड अबव उसमें लैब थी। हम भी नहीं पूरा कर सके थे अपने ज़माने में क्योंकि फ़ंड्स की हमेशा कमी होती थी। हमने तो पहले 4 दीवारी की, फिर कुर्सी दिया, फिर मेज़ दिया, फिर टॉयलेट हमने बनाए। ये तो बेसिक्स है, क्वालिटी की भी नहीं हमने कोई बात की। ये अपना ईंटें और अपना सरिया और सीमेंट लगाना, इससे क्वालिटी नहीं आती है। ये तो उनकी बेसिक ज़रूरियात है, ये कोई लग्जरी नहीं थी, याशी नहीं थी। भाई स्कूल में कमरे तो होने चाहिए ना। हमारे ज़माने में तो दरख्तों के नीचे स्कूल काम करते थे। मैंने बताया ना 63,000 में से 40,000 की तो 4 दीवारी नहीं थी क्योंकि हमने पूरा एक मिसिंग फैसिलिटी का एक पूरा हमने प्रोग्राम बनाया था। तो मैं जिस पॉइंट पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो मैं ये लेना जा रहा हूँ कि तरजीहात में तालीम नहीं थी इनकी तरजीहात, ये हकीकत बात है। जब दहशतगर्दी का NSP प्रोग्राम बना तो उसमें कहा कि जी दीवारें आप ऊपर कर दें। अब दीवारें जो 6 फुट हमने ऊपर की उससे प्रोटेक्शन तो ज़रूर होगी लेकिन तालीम में इजाफा नहीं हुआ, शरह ख्वानगी से इजाफा बच्चों के अंदर खौफ व हिरास भी बढ़ा। खारदार तारे हमने ऊपर लगा दी
उसे इनरोलमेंट नहीं बढ़ा, उसे खर्चा ज़रूर बढ़ गया। फिर हमने वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स ज़बरदस्ती लगवाए वहाँ पे, इस हुकूमत ने, जो पिछली हुकूमत थी, कैमरे इंस्टॉल किए गए, उससे क्वालिटी नहीं बढ़ी, उसे खर्चा में जो है इजाफा हो गया। फिर बाहर जो है वो पिकेट्स बनाइए, गनमैन लगाइए, उसे खर्चे में इजाफा हो गया, तालीम नहीं बढ़ी थी। तो ये NSP प्रोग्राम के तहत, सॉरी वो जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम था, उसके तहत पूरे उन्होंने पाकिस्तान में दीवारें बड़ी करवा दी, खादातारें करवा दी, जब से वो APS स्कूल का जो वाक़या हुआ था। तो बात ये है कि तालीम को अगर आपने बढ़ाना है तो तालीम को बढ़ाने के लिए आपको फोकस अपना देना पड़ेगा, तरजीहात में उसको शामिल करना पड़ेगा। स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनको आपने तेज़ी लेकर आनी है, उसमें आपने बच्चों को जो है उनको ज़्यादा इनरोलमेंट ले। अभी इस वक्त भी 2.5 करोड़ बच्चा जो है पूरे पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है, जो स्कूलों में नहीं आ सका। अब 18वीं तरमीम के बाद तरमीम ये कहती है कि जी 25A जो आपने आर्टिकल बनाया कि लोगों के लिए लाजमी और मुफ्त तालीम होनी चाहिए पूरे पाकिस्तानियों के लिए, यूथ के लिए, लेकिन स्कूल ही नहीं है गवर्नमेंट के। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आता है। लेकिन आपके इत्तेहादी हैं अभी PTI की गवर्नमेंट, तो PEF का हाल तो अभी भी उससे भी बुरा होता हुआ हमें नज़र आता है। वो जो पार्टनर्स हैं आपके, वो रोड्स के ऊपर हमें नज़र आते हैं, एहतजाजी कॉल्स देते नज़र आते हैं। ₹1 का भी जो है वो पेमेंट्स में इजाफा नहीं हुआ और ना ही कोई नया प्रोग्राम आ रहा है। अब क्यों बेहतरी नहीं? क्या आपकी जो PTI गवर्नमेंट है वो आपके एक्सपीरियंस से चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा रही? देखिए बिल्कुल हम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, PTI और काफ आपस में इकट्ठी है। और जहाँ तक PEF का आपने जिक्र किया, PEF को और पीमा को तो 4 महीने तनख्वाही नहीं मिली, फंड्स ही नहीं मिले। केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान फंड गायब हो गए, उसके बाद इलेक्शन में हम लोग चले गए, फिर PTI की हुकूमत बनने में 1 महीना लग गया। तो ये 4-5 महीने जब पैसा नहीं पहुँचा तो प्रोग्राम जो है उसमें अपना कमी आ गई। वो प्रोग्राम जो है वो उस अपना जोशो खरोश के नहीं चला, बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए। सर केयर टेकर हुकूमत तो पिछली दफ़ा भी बनी होगी, जब आपने इक़्तिदार ट्रांसफ़र हुआ आपसे तब भी केयर गवर्नमेंट बनी होगी, तो यकीनन ऐसे मामला तब भी आए होंगे। अब कोई ख़ास बात हुई है, वो पैसे केयर टेकर गवर्नमेंट ने कहीं लगाए तो नहीं, कोई बड़ा मंसूबा तो शुरू नहीं किया, इसी सिस्टम में मौजूद थे कहीं? जी देखिए, मैं तो फिर मिला वज़ीर तालीम से मुराद राज से, तो मैंने जाके उन्हें कन्विंस किया। मैंने उनके जहन में था कि शायद PEF का कोई काम नहीं होता, शायद यहाँ पर अल्ले तलल्ले होते हैं, तो मैंने कन्विंस किया उन्हें। मैंने समझाया, मैं कहा जी आप पैसा रिलीज़ करवाइए, ये अच्छी बड़ी तादाद है यहाँ पर बच्चों की, चाहे पिछली हुकूमत ने किया है या हमने किया था। ये बच्चे तो साझे हैं, हमारे इस कौम के बच्चे हैं, और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 2-2.5 करोड़ पे 2-2.5 करोड़ बच्चा अगर पढ़ रहा है, किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहा है, तो उसको संभालना ये हर हुकूमत का फ़र्ज़ है। बहरहाल पैसा रिलीज़ हुआ। अब देखें ना, दानिश स्कूल है, उसके बाद पीमा के स्कूल्स हैं, फिर एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स हैं। ये तीनों जो हैं ये कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स हैं इस हुकूमत की नज़र में। तो हम जब बैठते हैं आपस में तो हम उन्हें यही कहते हैं कि स्कूल खुलना एक नेमत होती है। अब खुले हुए स्कूलों को बंद तो नहीं कर सकते। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे एक PEF पार्टनर मिले तो उन्होंने एक शायद लतीफ़ा मशहूर है उनके दरमियान, ये शायद ये हकीकत भी हो कि इमरान साहब ने पूछा अपने मिनिस्टर से कि भाई सरकारी स्कूलों के अंदर तादाद कैसे बढ़ सकती है, तो उन्होंने कहा सर PEF को बंद कर दें, ये इन्हें डिस्टर्ब करें तो ऑटोमेटिक लोग सरकारी स्कूलों में आ जाएंगे। कहीं इस डगर पे तो नहीं चल पड़ी गवर्नमेंट? ये देखिए, ये सोल्यूशन नहीं है ना, ये डंग टपाओ पॉलिसी नहीं हो सकती। आपको बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि कल को आप जाए तो आने वाली हुकूमत जो उसको कंटिन्यू करे। देखिए ना, ये होता क्या है कि महकमा तालीम में बहुत तजुर्बात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं, और आप बच्चों और पेरेंट्स के एतमाद को आप ख़राब नहीं कर सकते। बच्चे पेरेंट्स जो है बड़े कंसर्न होते हैं कि उनको कैसा निसाब पढ़ाया जा रहा है, कैसा रवैया है टीचर का बच्चों के साथ है। उस एतमाद को बहाल रखना बहुत ज़रूरी है। वो आप बहाल रख सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए रख सकते हैं, अपने मैसेज के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए। तो अभी तो जो PTI या हमारी हुकूमत जो भी आई है, अभी तो करप्शन जो है वो ढूंढी जा रही है। अभी हकीकत जो है अभी आगे तेज़ी से नहीं बढ़ा जा रहा। अब अभी तो फिस्कल मैनेजमेंट। लेकिन सर मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे करप्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। आप जितने मर्जी कोई खा ले जाए, बाहर असासे बना ले। मुझे ये है कि मेरे बच्चे की तालीम, मैं जनूबी पंजाब पर रहने वाला हूँ, मेरे बच्चे की तालीम के लिए कितना इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ की सेहत के लिए कितना इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ का DHQ THQ कितना अपग्रेड है, मुझे तो इससे कंसर्न है ना।
ठीक कह रहे हैं आप, ये देखिए बड़ा ज़रूरी बात है। उस पर ये हुकूमत अभी प्लानिंग कर रही है। अभी 4-5 महीने हुए, इन्होंने 100 दिन का कहा था कि हम बताएंगे कि 100 दिन में हमने क्या प्लानिंग हमने की है। देखिए जी, बात ये है कि अभी एज सच को बड़ा मेगा प्रोग्राम सामने नज़र नहीं आया, हकीकत जो है इस हुकूमत का। और अभी जो है इन्होंने अपनी जो थी कह लें बड़े अखराजात उनको कम किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ा, गवर्नर हाउस छोड़ा, गाड़ियाँ इन्होंने बेच दी, भैंसें बेच दी, वो उसमें कमी लेकर आ रहे हैं कि किसी तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए। पिछली हुकूमत ने इतने ज़्यादा लोन्स लिए हुए हैं, IMF का इतना ज़्यादा प्रेशर है, अभी तो उसकी दुरुस्ती की जा रही है, अभी तो फायर फाइटिंग हो रही है। अभी आगे डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई नहीं बना अभी इस हुकूमत का, इक्का दुक्का अभी आपको नज़र आएगा, लेकिन कोई मेगा प्रोग्राम जो पूरे पंजाब भर में हो या पूरे पाकिस्तान भर में हो, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए, तालीम या कुछ भी नहीं अभी बना। अभी पॉलिसीज़ बन रही हैं। अब मुझे तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत, चूँकि हम इनके इत्तेहादी हैं, हम अपना तजुर्बा भी इनसे शेयर करेंगे और कोई ना कोई ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ब्रेक के बाद जो है वो आपसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया जो है, इसके बारे में कोई हमें बताएंगे कितने प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया ये प्राइवेट चार्टर है, प्राइवेट सेक्टर चार्टर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया और 2004 में ये चार्टर मिला और उस दिन से लेके आज दिन तक ये चल रही है। 5 बड़ी मेजर फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। यहाँ पर लॉ फैकल्टी है, फैशन एंड डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट साइंसेज है, MBA BBA वगैरह, फिर आपके पास मीडिया स्टडीज़ हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ साइंसेज हैं। तो यहाँ पर हम जो हायर एजुकेशन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, कानून हैं, उनके तहत जो है ये सारा मामला आगे चल रहा है। और हमारे बच्चों की तादाद जो है इस कैंपस में, हमारा जो कैंट में कैंपस है टुफैल रोड, ये तकरीबन 4,500 बच्चा जो है वो यहाँ पर पढ़ता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। ये प्रोग्राम्स, ये जो बच्चे हैं 4,000 बच्चे, ये ऐसा तो नहीं कि लाहौर और उसके सराउंडिंग से हैं, यहाँ बाकी शहरों और बाकी जो सूबे हैं वहाँ के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और फ़ायदा उठाते हैं? जी बिल्कुल, कोई पाबंदी नहीं इस पर। ये पूरे पाकिस्तान भर से लोग चित्राल से आते हैं हमारे पास, करदू से हैं, गिलगित से हैं। हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं। हमारे 2 और कैंपस हैं, एक रायविंड में हमारा कैंपस है, एक बरकी रोड पे हमारा कैंपस है। 3 हमारे कैंपसेस हैं, एक हम अभी बना रहे हैं बरकी में, पर्पस बिल्ट हम बना रहे हैं। तो कोई भी बच्चा पाकिस्तान भर से जो मेरिट पे आता है वो आके हमसे दाखिला ले ले, हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ देते हैं। और दीगर ऐसा तो नहीं कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ की तरह जो प्राइवेट हैं और बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा फीसिस हैं, वहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप के इतने मौके नहीं हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है कुछ? जी, हमने तो बहुत बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है। अगर हम 80,000 रुपया पर सेमेस्टर अगर लेते हैं, इस कैंपस में लेते हैं, तो हमने अपना एक पूरा प्रोग्राम शुरू, हम 50% स्कॉलरशिप देते हैं। और हमने वो रायविंड में हमारा AQ खान कैंपस है, अब्दुल कदीर खान के नाम पे हमने शुरू किया है, क्योंकि अब्दुल कदीर खान साहब हमारे सरपरस्त आला हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, तो उनके नाम के हमने स्कॉलरशिप शुरू किए हुए हैं। जो बच्चे ख़ास मेरिट पे आ जाए तो उनको हम 50% ऑफ देते हैं और वो हमारा प्रोग्राम वो चल रहा है वहाँ पे। और हमारी ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया जो है ये यहाँ पर हमने आम आदमी के लिए सहूलियात रखी हुई है। ये इतना महंगा यहाँ पे फीस नहीं होती है। VC पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई भी प्रोफेसर या लेक्चरर जो है वो प्रोफेसर रह नहीं सकता जब तक वो बैरूनी दुनिया से टच ना हो, नई अपडेट्स, टेक्नोलॉजीज़, चीज़ें और विजिट्स ना करे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरह खुदा न खासा ऐसा तो नहीं कि मैं प्रोफेसर बन गया जी, मैंने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे बस पढ़ाया जाता हूँ और नई टेक्नोलॉजीज़ और जिद्दत को मुझे जो है वो समझने की ज़रूरत नहीं? देखिए, हमारे यहाँ पे जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम देते हैं टीचर्स को बहुत ज़्यादा, और उनको हम रिसर्च में हम मदद करते हैं। हमारे पास PhDs हैं, हर डिपार्टमेंट में 2 PhDs होने ज़रूरी हैं। डीन्स जो है वो उनका PhD होना ज़रूरी है। ये कानून है, ये HEC के रूल्स, HEC का रूल है और हम उससे पाबंदी होती है। HEC हमें विज़िट करती है, काउंसिल्स आती हैं, वो देखते हैं, हमारे लैब्स देखते हैं, हमारे बच्चों से मिलते हैं, हमारा निसाब चेक करते हैं,
तो यहाँ पर जो रिसर्च के लिए और एक महकमा होता है जो आप बनाते हैं, और एक जो है उसमें रिसर्च की जाती है, उनको टीचर्स को आप इक्विप करते हैं, उनको आप फैसिलिटेट करते हैं, उनको आप लैब्स देते हैं, वहाँ बैठ के रिसर्च करते हैं। इसी तरीके से QEC है, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल है, जहाँ पर हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर निसाब की बात होती है, टीचर्स की परफॉर्मेंस की बात होती है। इन टीचर्स को हम फिर एक्सटर्नल लिंकेजेस क्रिएट करते हैं, इनको हम भेजते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ होती हैं, वहाँ से जो है वो फॉरेन स्पीकर्स आते हैं यहाँ पे जिन्होंने रिसर्च की होती है, जो आके अपना पेपर पढ़ते हैं, यहाँ पे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, इससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन भी कॉन्फ्रेंस करवाती है इस्लामाबाद में, हम अपने टीचर्स को वहाँ पर भेज देते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो HEC के स्कॉलरशिप पे भी, और हम भी उनको पैसा देते हैं, वो बाहर ताकि वो अपडेट रह सकें। ताकि हमें बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और इदारे जो है, ताकि आपको करंट रहना है जी। दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो हमें भी जो एडवांस जो हमारी स्टडीज़ हैं उसमें हमें नज़र रखनी पड़ती है, और हम अपने टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि उनको भी जो एडवांस जो रिसर्च जो निसाब बनता है उसकी उसको ट्रेनिंग हो, फिर पढ़ाने का तरीका भी उन्हें आता हो, पेडागॉगी जो है उनको पता हो कि किस तरह पढ़ाना है, किस तरह लेसन तैयार करना है, क्लासरूम में किस तरह डिलीवर करना है। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, और ये इसी से जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र होता है बच्चों को। तो ये ज़रूरत है किसी भी अच्छे इदारे, ऐसे अच्छे इदारों की, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं। क्या आप नहीं समझते जनूबी पंजाब, सिंध, KP के और बलूचिस्तान के भी अंदर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। देखें, ये तो डिपेंड करता है। मैं जब वज़ीर था तो उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में चार्टर देने का, यूनिवर्सिटी देने का रिवाज ही नहीं था। मैंने पॉलिसी बदलवाई, मैंने अपनी हुकूमत से कहा कि जनाब हमें प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाना पड़ेगा। अगर पंजाब का शरह ख्वानगी 62% है इस वक्त, और उसमें आधा हाथ जो प्राइवेट सेक्टर का है, तो प्राइवेट सेक्टर का गला आप नहीं घूट सकते। प्राइवेट सेक्टर को आपको साथ मिलाना है। या गवर्नमेंट खुद बना ले, अगर उसके पास बजट है तो खुद तो बनाए, नहीं बनाती, खुद भी नहीं बनाना, हाँ, पैसे नहीं है ना, खुद भी नहीं बनाती गवर्नमेंट, और अगलों को भी नहीं काम करने देती। अब अगलों को काम करने के लिए एक पॉलिसी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ीसों पे बड़ा नोटिस लिया। बिल्कुल बोर्ड्स की इख्तियार होता है कि फ़ीसों पे वो नज़र रखे। 35,000 फ़ीस बच्चे का महाना कोई आम आदमी नहीं दे सकता, लेकिन फिर ये मर्ज़ी है माँ बाप की कि वो महंगे स्कूल में डाले बच्चों को या सस्ते स्कूल में डाले। तो हम ये कहते हैं कि निसाब इतना अच्छा होना चाहिए कि सस्ता स्कूल भी निसाब वही पढ़ा रहा हो जो महंगा स्कूल पढ़ा रहा हो। तो डिपेंड करता है, लेकिन आम स्कूलों में ना AC होता है ना कारपेट होती है, तो लिहाजा नहीं। ये जनूबी पंजाब और जिन इलाकों की मैं कह रहा हूँ, आपकी हुकूमत के अंदर क्या इन इलाकों में भी कोई यूनिवर्सिटियाँ शुरू की गई? क्योंकि गुज़श्ता अदवार के अंदर तो हमें सिर्फ मनसूबों का ऐलान नज़र आता है। देखिए, हमारा तो बड़ा फोकस था। हमने 15 अजला जो हैं पंजाब के उस ज़माने में, 2002 की बात कर रहा हूँ, जिसको हम सराइकी बेल्ट कहते हैं, उनका शरह ख्वानगी 40% से नीचे था। वहाँ हमने स्टाइपेंड दिया प्रोग्राम बच्चियों को, पर हमने लाहौर में नहीं दिया, ना हमने गुजरात में दिया, ना पिंडी में दिया। ये 40% से ऊपर थे, ये गुजरात, लाहौर, पिंडी, सियालकोट। तो जहाँ गुर्बत थी, जहाँ शरह ख्वानगी नीचे था, वहाँ हमने ज़्यादा फोकस किया। वहाँ हमने उनको 200 रुपया बच्ची को हमने स्टाइपेंड दिया। सराइकी बेल्ट में माँ बाप बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजते, वहाँ पे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस इश्यूज है। वहाँ पे लोग समझते हैं कि बच्ची को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। हमने कहा लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो कैसे ट्रैवल करवाएंगे, उसे दूर तक। लेकिन बात यह है कि पढ़ी लिखी बच्ची होगी तो पढ़ी लिखी नस्ल आगे आएगी ना। हमें पढ़ी लिखी माँ चाहिए, तो हमने उनको इंसेंटिव दिया। वो अल्लाह ने करम किया, बच्चियाँ ज़्यादा स्कूलों में आनी शुरू हो गई। जिस घर में 4 बच्चियाँ थीं, वो 200 रुपया फी बच्ची घर में आना शुरू हो गया, 800 रुपया उनको मिलना शुरू हो गया। तो माँ बाप खुश थे। तो माँ बाप ने कहा भाई इनको बच्चों को स्कूल भेजो। मुफ्त तालीम थी, मुफ्त किताबें थी, 200 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी, का उनको फ्री यूनिफॉर्म मिल जाता था, खाने पीने की चीज़ें भी स्कूल में मिल जाती थी, तो हर चीज़ मुफ्त थी। तो लोगों ने भेजना शुरू कर दिया कि हमने रवाज क्रिएट किया, हमने अवेयरनेस दी माँ बाप को। गुज़श्ता अदवार के अंदर हमें चाइल्ड लेबर के लिए जो है मंसूबे तो बहुत से नज़र आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर अभी भी बच्चे जो हैं कम उम्र के, वो घरों के अंदर, दुकानों के ऊपर हमें नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? ये कब ख़त्म होगी? ये चाइल्ड लेबर से हमारी कब जान छूटेगी? देखिए, बात ये है कि हमारे में और अमेरिका में बहुत फ़र्क है। ये एडवांस कंट्रीज़ हैं, हम लोग अभी उस लेवल पे जा रहे हैं, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं मुल्क जो है। तो इस हमारे मुल्क के इश्यूज़ डिफरेंट हैं। यहाँ पर पोलियो है, यहाँ पे हेपेटाइटिस है, यहाँ पे पानी पीने के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट का इशू है, चाइल्ड लेबर आपको नज़र आती है, गुर्बत है।
क्योंकि मुल्क हमारा इतना अमीर नहीं है कि हम लोगों को सोशल वेलफेयर फंड हम दें, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हम $400 रुपया हम उनको जिस, लेकिन इंसाफ कार्ड के लिए जो सेहत कार्ड अभी जारी कुछ दिन पहले करना पड़ेगा ना सर। हाँ, वो हमने किया है, तो एजुकेशन और इन चीज़ों पे भी तो लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। देखिए हुकूमत 100% पैसा नहीं लगा सकती, इंश्योरेंस आपको बनानी पड़ेगी। अब हर एक को मुफ्त आप दवाई नहीं दे पाएंगे, ख़जाना आपका खाली हो जाएगा। आमदन आपकी कम है, लोग कम टैक्स देते हैं, चोरी भी होती है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कारखाने बनेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक फ़लसफ़ा है जिसके लिए बड़ा टाइम चाहिए डिस्कस करने का। तो लिहाजा आप प्राइवेट सेक्टर में जो है फिर उनको साथ मिलाते हैं, इंश्योरेंस आप देते हैं, लेकिन ना हुकूमत आपका 40 लाख का बिल तो नहीं दे सकती अगर आपका 20 लाख का ऑपरेशन होना है। आजकल बड़े महंगे ऑपरेशन है। हाँ, अगर आपने इंश्योरेंस ले ली हुई है और हुकूमत खुद वो हेल्थ कार्ड दे दे। वैसे तो इंश्योरेंस कंपनियां बहुत हैं प्राइवेट सेक्टर में, सारी दुनिया में इंश्योरेंस सिस्टम चलता है, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, यूरोप में भी। मैं खुद गया हूँ, मैंने स्टडी भी किया जाके वहाँ पे। तो आपको भी वो सिस्टम लाना पड़ेगा। हुकूमत हर चीज़ खुद मुफ्त नहीं दे सकती, ये इतना हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है। तो आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर को आपको लाना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मॉडल्स चलते हैं। लेकिन अभी अगर आपके इत्तेहादी ने खुदा न खास्ता पैफ को बंद किया, यूं ही डिस्टर्ब किया, तो इससे भी चाइल्ड लेबर में इजाफा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल इजाफा होगा जी। चाइल्ड लेबर तो उसकी तो इजाज़त ही नहीं है। अभी इन्होंने लेबर लॉज बनाए हैं कि कोई भी बच्चा 17 साल की उम्र जिसकी कम हो, आप घर पे उसको मुलाजिम नहीं रख सकते। 14 या 17 में, 14 या 15 शायद। अब ये आम घरों में आप देख रहे हैं कि नौकर होते हैं, हमारे घर में भी हैं। अब मैं तो खुद परेशान हूँ और कि अब हमें वो छोटे नहीं रखने पड़ेंगे, ना वो बच्चियाँ रखनी पड़ेंगी। लेकिन वो जो बच्चियाँ घरों में काम करती हैं, जिसको हम सर आप उन्हें निकाल देंगे तो वो खाएंगी कहाँ से? उनकी फैमिली कहाँ जाएगा? अगर आप उसको कहाँ जाएंगे? तो आप ये करना चाहिए कि चूँकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमारा मुल्क, तो आप कम से कम उनकी सैलरी लगा दें फिक्स। 15,000 सेट की है इन्होंने सैलरी कि घर के मुलाजमीन की जो मिनिमम सैलरी होगी, तनख्वाह होगी, वो 15,000 होगी। लेकिन चूँकि आपने पूरी दुनिया के साथ चलना है, हम चाइल्ड लेबर प्रमोट नहीं कर सकते यहाँ पे। हमें दुनिया का साथ देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उसमें हमें पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, साथ चलना होता है। अगर चाइल्ड लेबर पे पूरी दुनिया कह रही है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, तो हमें भी कहना चाहिए कि वाकई नहीं होनी चाहिए चाइल्ड लेबर। हम ये नहीं कह सकते। लेकिन दुनिया के अंदर हम अगर स्टडी करें, आपने भी रिसर्च किया होगा, तो 15 से 17 साल या 14 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं 18 साल तक के, उन्हें पढ़ाई की भी साथ जो है वो काम के यानी कि इजाज़त देनी पड़ती है। यानी जैसे आपने को घर में एम्प्लॉय रखा है, उसे आप 3 से 4 घंटे पाबंद हैं कि आप किसी जगह पर पढ़ने के लिए भेजेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई मशवरा क्यों नहीं गवर्नमेंट को देते? कुछ ठीक है, वो कमाएं, अपना पकौड़े वाली दुकान के ऊपर घंटा 2 घंटे 4 घंटे जाता है, जिससे वो अगर उसकी सेहत और वो मुतासर नहीं हो रही तो वो, और तालीम भी कम अज़ कम मुतासर ना हो, और उसे वहाँ पे बाउंड करें उसके एम्प्लॉयर को कि वो वहाँ पे 3 से 4 घंटे मुकामी स्कूल में किसी में भेजे उसे। ये ऐसा है, लोग जो है NGOs के ज़रिए जो है वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें एडल्ट का मतलब है जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो बड़े हैं, जिनकी उम्र 30, 35, 40 साल है। अब एक बच्चा जो है वो किसी होटल पे काम कर रहा है, चाय बना रहा है वहाँ पे, और उसकी उम्र जो है वो 15 साल हो गई है, और उसको हमने स्कूल में भेजना है। वो पहली जमात में तो नहीं जाएगा। 15 साल का बच्चा जो है पहली जमात में जाएगा तो वो तो अपना परेशानी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो एज की रिस्ट्रिक्शन भी बड़ी ज़रूरी है इसमें कुछ NGOs काम करती हैं जो ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है उनको लेकर आती है। लिटरेसी सेंटर्स बनाए जाते हैं, लिटरेसी सेंटर्स है। अब उसके लिए एक महकमा है जी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक महकमा भी है, और उनको काम ये करना चाहिए। बना रहे हैं अभी प्रोग्राम। लेकिन ये आप शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर हमने देखा कि चाइल्ड जो लेबर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसने पहला प्रोजेक्ट यूनिसेफ के ताउन से बड़ा अच्छा चलाया, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने खुद उसे इम्प्लीमेंट करना चाहा थ्रू पार्टनर्स और अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स थे, तो वो हमें आज नैब की नज़र जो है वो नज़र आता है। तो क्या अब वो संजीदगी से हमें सोचने की जो है वो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, या तरजीहात में अभी तक हमारे ऐड नहीं हो सका? देखिए, आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। एक जगह आप कहते हैं एमनेस्टी ले लो, तो गवर्नमेंट आपको नहीं पूछेगी। जब आप एमनेस्टी ले लेते हैं तो गवर्नमेंट पूछती है सोर्स कहाँ से आया। अब आप गाड़ी खरीदते हैं तो पूछते हैं जी सोर्स कहाँ से आया, घर आपने किया। तो नैब जो लॉज बने हुए हैं, नैब को भी नैब लॉज का तसादम है बाकी लॉज के साथ। तो पॉलिसीज़ आपको ऐसी साफ शफाफ बनानी पड़ेगी जिससे इन्वेस्टर आए, पैसा पाकिस्तान में आए,
जिससे जो है हरास ना किया जाए इन्वेस्टर्स को। देखिए नैब बहुत एक्टिव है आजकल, नैब उठा रही है, वजीरों को भी उठा रही है, सब उठा रही है, और करप्शन के हम खिलाफ हैं। हम तो ये चाहते नहीं है करप्शन ही हो, लेकिन जो आपका जेन्युइन जो आपका इन्वेस्टर है वो भाग गया यहाँ से, क्योंकि आपने इतनी सख्तियाँ यहाँ पे कर दी हैं और आपने जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं आप दे रहे किसी भी बिजनेसमैन को। महंगाई हो गई है, सुई गैस के दाम बढ़ गए, बिजली, लेकिन आपके इत्तेहाद भी तो जो है वो कमर्शलाइजेशन का भी हमने कभी जिक्र नहीं सुना। कभी तालीम भी को कमर्शलाइज होगी और कमर्शियल एरियाज़ के अंदर स्कूल्स बनेंगे। अब ये नया एक हम अब आए, अब देखे ना वो टैरिफ्स बढ़ गए हैं, वो कमर्शियल रेट है सुई गैस का, बिजली का, पानी का। उन्होंने कहा है कि जी आप नक्शे पास कराएं, कमर्शलाइज फीस दें। तो मैं जो टीचर अपना जो है प्राइवेट एसोसिएशन स्कूलों की, उसको मैं लेके गया मुराद राज साहब के पास। मैंने जाकर मिनिस्टर साहब से कहा कि जनाब इनके आप मसाइल सुनिए, ये तो अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो गए तो बच्चे कहाँ पे जाएंगे? सर वो अगर गली में स्कूल नहीं होगा उस जगह पे ऐसे इलाके में, तो बच्चा क्या बरकत मार्केट जाएगा पढ़ने के लिए? ठीक है। अब उन्होंने कहा, देखें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5,000 से ऊपर वाले जो स्कूल हैं फीस की मद में, उन पे आप टैक्स लगाए। तो हमने कहा जी जो 5,000 से नीचे उनका क्या कसूर है? वो बेचारे किराए की कोठी में, अगर किराए के मकान में एक स्कूल चल रहा है तो वो कैसे कमर्शलाइज करवाए? सर वो 200-300 रुपए नॉमिनल फीस के अंदर आपके बच्चे को प्ले ग्रुप KG 1 में पढ़ा रहे हैं। तो ये बात ये है कि ये मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छी पॉलिसी वही होती है जो ग्राउंड रियलिटी पे बेस करेगा। आप पाकिस्तान एजुकेशन वॉच के प्रेसिडेंट भी हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट को रिटर्न लिखते और कोई डेलीगेशन उनसे मीटिंग करता, कभी उनको इन चीज़ों के जो एजुकेशन के मसाइल हैं उसके ऊपर जो है बावर करवाया जा सके? बिल्कुल जी, पाकिस्तान एजुकेशन वॉच जो है, हम एक ऐसा ये इदारा है जो कि गवर्नमेंट को जो है वो एक ऐसी सजेशन देना चाहता है जो ग्राउंड रियलिटी से बेस करेगा। और हम एक ऐसा एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि हम जो नाकामियाँ हैं, जो ख़राबियाँ हैं हमारे इस माशरे में तालीम के हवाले से, हम उसको जो है वो उसको हम दुरुस्त करें। हमारा यकीनन आप जैसे इदारों को किरदार उसका जो है वो अदा करना चाहिए। पाकिस्तान एजुकेशन वॉच जो है ये बड़े अरसे से काम कर रहा है, मैं उसका भी सदर इलेक्ट हुआ हूँ। हमारी सारी टीम जो है वो इंफॉर्मेशन और डेटा बेस्ड हम पॉलिसी बनाते हैं। हम हुकूमत को सजेस्ट भी करना चाहते हैं, हम करते भी हैं। हमारी मुलाकात भी अभी हुई है, वज़ीर तालीम पंजाब से भी हुई है, पाकिस्तान एजुकेशन वॉच के फोरम पे हमने मुलाकात भी की है। और हमने उन्हें कहा है कि जनाब हम आपकी मदद करना चाहते हैं, जो मुआशरे में हमारे तालीम के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट सर्वे भी होता है जो हम प्यू वाले करते हैं, और हम उनको फिगर्स बताना चाहते हैं ताकि एक मजबूत पॉलिसी बन सके। हमारे मशवरे से पाकिस्तान एजुकेशन उस्मान बुज़दार साहब का स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी जब मुल्तान विजिट पे गए और एक सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे टोबा टैक्सिंग में, तो उन्होंने कहा कि हम सीख रहे हैं। तो यकीनन आपको फिर फेडरल लेवल पे भी आके और पंजाब की सतह पे भी, जैसे आपने कहा मीटिंग्स की, सिंध, KPK और बलूचिस्तान को भी नहीं लिखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए पीयू के हवाले से कि भी आप एजुकेशन को कोई बेहतरी करें, कोई इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दें? बिल्कुल जी, हमने चारों सूबों में हमारा इंटरेक्शन है, हम सबसे बात करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम बात कर भी रहे हैं, और हमारा ये मुसम्मम इरादा है कि हम पाकिस्तान एजुकेशन वॉच के ज़रिए हम सजेशंस दें गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो, महकमा तालीम को, वज़ीर तालीम को ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ब्यूरोक्रेसी से हटकर प्राइवेट सेक्टर से हम, चूँकि हम लोग सीरियस इदारा है हमारा एजुकेशन वॉच जो है, हमें शौक़ है काम करने का, हम आर कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का कह लिए फ्यूचर जो है वो ख़राब हो, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। पीयू के मेंबर्स कोई बैरूनी विजिट्स भी करते हैं, वहाँ से भी कोई रिसर्च करके कुछ सिस्टम्स को समझ के, एजुकेशन सिस्टम जो है बैरूनी दुनिया जो इस्तेमाल कर रही है, एडवांस कंट्रीज इस्तेमाल कर रही है, वो भी कोई विजिट करती है और आपके गवर्नमेंट को बताती है? बिल्कुल, हमारे मेंबर्स, शाहीन अतीकुर-रहमान हमारी बड़ी एक्टिव मेंबर हैं, और वो जाती हैं सारी जितनी रिनाउंड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे वो शामिल होती हैं। वहाँ जाके अपना पेपर हमारा इदारा पढ़ता है, वहाँ जाके वहाँ के जो अच्छे जो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं, जो रोल मॉडल प्रोग्राम्स हैं, वो हम पाकिस्तान लेकर आते हैं। पूरी दुनिया वहाँ पे सर जोड़कर बैठती है कि क्या क्या मामलात हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनका हल क्या है। ये सारा एक रेगुलर प्रोसेस है जो एजुकेशन वॉच उससे गुजरता है, और जो सक्सेस मॉडल्स हैं वो आके हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान एजुकेशन वॉच मिलकर, वजारतों के जो सरबराह हैं उनसे मिलकर हम जो है हम भी सजेस्ट करें इनको कि अच्छी पॉलिसी आप बनाएं, क्योंकि हमारी जो रिसर्च है,
हम उस पर बड़ा काम करते हैं एजुकेशन वॉच वाले। हम अपना कनेक्टेड हैं कम्युनिटी के साथ, हम कनेक्टेड है टीचर्स कम्युनिटी के साथ, हम कनेक्टेड है पेरेंट्स के साथ, हम कनेक्टेड है जो ग्राउंड या गुर्बत के जो इश्यूज है, हम कनेक्टेड है। हमें पता है कि ड्रॉप आउट कितना है, एनरोलमेंट कितना है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिगर्स क्या है। तो गवर्नमेंट के पास भी होंगे, ज़रूर होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन हम उनको हार्ड कोर एक रियल लाइफ रियल टाइम हम उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो इससे सपोर्ट जो है वो यकीनन मिलेगी। जी मिलेगी, बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट जो चल रही है उसे सिर्फ पीटीआई की नहीं बल्कि जो सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, उन्हें कोई मशवरा देंगे आप कि किस तरह से वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, या कम से कम वो जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको अचीव कैसे कर सकते हैं? कोई वर्ल्ड बैंक, IMF, कोई सिस्टम, कुछ ना कुछ तो प्लान होना चाहिए ना उनको। बिल्कुल प्लान। देखें, बात ये है कि चारों सूबे जो आपस में मीट भी करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, ख़ास तौर पे इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, और कोई भी सूबा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम चलाता है तो बाकी सूबे उसको फॉलो करते हैं। पंजाब हमेशा लीडिंग पोजीशन में होता है। निसाब की दुरुस्तगी, निसाब की तैयारी, एग्जामिनेशन के रूल्स, बोर्ड की एक्टिविटीज़, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह हैंडल करना है, प्राइवेट सेक्टर लॉ क्या है, NGOs को किस तरह डील करना है, PEF के क्या मैटर्स हैं, तो ये सारे हुकूमतें इसको डील करती हैं। और एक सूबा जो एक आगे बढ़ जाता है तो फिर तीनों सूबे उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे ही भाई बहन भाई हैं बाकी सूबों। और हमेशा पंजाब का बड़े भाई का जी हाँ, और पंजाब में कैपेसिटी ज़्यादा है, पंजाब का शरह ख्वादगी ज़्यादा है, पंजाब का ह्यूमन रिसोर्स तकड़ा है, ज़हीन है, ज़्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि हमारे पंजाब का शरह ख्वादगी ज़्यादा है। KPK का कम है हमसे, सिंध का कम है, फ्रंटियर का, बलूचिस्तान का हमसे कम है। तो लिहाजा सब कोई लोग जो है वो पंजाब की तरफ देखते हैं और पंजाब का बड़ा एक अहम रोल होता है। तो लिहाजा हम चाहेंगे कि हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके हम एलाइज़ हैं, वो एक अच्छा काम करे तालीम के मैदान में, और अपनी पुरानी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए, और रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी बनाएं जिससे आम आदमियों के बच्चे स्कूलों में आएँ, उनको मयारी तालीम मिले, उनको IT की एजुकेशन मिले, उनको मॉडर्न एजुकेशन मिले, लैंग्वेजेस हम उनको पढ़ाएं, अच्छा शहरी बनाएं, अच्छा पाकिस्तानी बनाएं, अच्छा हम उनको मुसलमान बनाएं। प्रोग्राम के आखिर में हम चाहेंगे कि जो वो लोग जो बच्चियों को तालीम से दूर रखते हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे। देखिए, बच्चियों की तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कों से ज़्यादा तालीम जो लड़कियों की इंपॉर्टेंट है। 52% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल है हमारे पाकिस्तान में, ख़वातीन ज़्यादा है मर्दों से। और माँ जो है जब तक पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक आने वाली नस्ल जो आपकी पढ़ी लिखी नहीं होगी। वी हैव टू एजुकेट आवर फीमेल स्टूडेंट्स, हमें उनके लिए ज़्यादा मौक़े फराहम करने पड़ेंगे। यहाँ पर ख़वातीन का जो तबका है वो पिसा हुआ तबका है। यहाँ पर विमेन राइट्स के लिए लोग लड़ते रहते हैं, यहाँ पर बड़ा जुल्म होता है ख़वातीन के साथ। ख़वातीन का जो तबका है वो पिसा हुआ है, उनको आगे लाना है। और हमारी हुकूमत में, हमारे दौर में रिप्रेजेंटेशन दी गई थी बल्दियाती इदारों में, 33% रिप्रेजेंटेशन है। MPA बनाया, MNA बनाया, सेनेटर बनाया। ये इसलिए बनाया था कि ख़वातीन को नुमाइंदगी मिले, हर कह लें लेवल पर उनको नुमाइंदगी मिले। और विमेन राइट्स पर हम काम भी किए, लेजिस्लेशन बड़ी हुई थी। आपको पता है वो वनी के केसेस थे, फिर एसिड थ्रोइंग केसेस थे, वो भी सारे हमने लेजिस्लेशन नहीं की। विमेन एम्पावरमेंट बिल हम लोग लेकर आए ताकि ख़वातीन का ज़्यादा रोल होना चाहिए हमारे इस माशरे में। यकीनन उनकी तालीम जो है वो हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।